क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? व्हेन वाज द मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड? क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1961 में शुरू हुआ था। ठीक है, देख लें क्वेश्चन को फिर से। मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1961, 1961 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। हो सकता है आपका कन्फ्यूजन हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। मिड डे मील स्कीम, देखिए ऊपर प्रोग्राम है, नीचे स्कीम है। कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड? क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1995, 1995। ठीक है, आप याद रखेंगे 1995। एक बात ध्यान रखें, मिड डे मील स्कीम है यहाँ पर। ठीक है, ये 1995 ऊपर उन प्रोग्राम पूछा गया था। क्या पूछा गया था? प्रोग्राम। आप उसका ध्यान रखेंगे 1961। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, अगर डेट पूछी जाए तो 15 अगस्त 1995 ये डेट बताएंगे इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आप 3 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्या होगा राइट आंसर इसका? प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा या कौन से हैं? विच इज और दी हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा? क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। प्लेसेंटा द्वारा निकलते हार्मोन्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रिलैक्सिन हार्मोन्स और ये लिखा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एचसीजी, ये तीनों हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेटेड होते हैं? ये प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेटेड होते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। प्लेसेंटा हिंदी में से अपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरा। तो घबराना नहीं, ये अपरा छपरा जो भी मिले तो आप ध्यान रखना, ये प्लेसेंटा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा ये तीनों हार्मोन्स निकलते हैं, एचसीजी और ये लिखा है रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्या है राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है, गर्भावस्था हार्मोन निम्न में से कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन्स कॉल्ड? प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहलाता है, कौन सा है राइट आंसर? कमेंट करें जल्दी से जो भी राइट आंसर हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। किसे? प्रोजेस्टेरोन को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5। क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़ें फिर आंसर बताएं। दूध निष्कासन मिल्क सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन। क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करें जो भी राइट आंसर हो। दूध निष्कासन, दूध निकालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये मिल्क सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन से होता है, दूध निष्कासन के लिए, या हिंदी में समझोगे तो दूध निकालने के लिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें फिर आंसर बताएं। प्रसव के बाद दूध का संश्लेषण, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिंथेसाइज, ठीक है, सिंथेसाइजेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क सिंथेसाइज मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर डिलीवरी? ठीक है, मिल्क सिंथेसाइज लिखा है यहाँ पर, सिंथेसिस लिखा है सॉरी, और ये लिखा है मिल्क प्रोडक्शन। आफ्टर डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद मिल्क के निर्माण के लिए, मिल्क के सिंथेसिस के लिए जरूरी हार्मोन्स कौन सा है? राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रोलैक्टिन है। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7। क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ें फिर आंसर बताएं। प्रोस्टेट ग्लैंड निम्न में से किस में पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किस में पाई जाती है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मेल पर्सन में पाई जाती है या पुरुष में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, ये सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम्स हो, सीएचओ हो, स्टाफ नर्स हो, एएनएम के एग्जाम्स हो, सभी के लिए। ठीक है, मनुष्य में निषेचन स्थल है, द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करें। एम्स नर्सिंग, पीजीआई नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ, बीएससी नर्सिंग, सभी के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनुष्य में निषेचन स्थल है। क्या है राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, फेलोपियन ट्यूब है। क्या? फेलोपियन ट्यूब। अगर इसमें भी बात की जाए तो एम्पुला, क्या कहेंगे? एम्पुला, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं इस तरह, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में लिखा जाता है कभी कभी। ठीक है, एम्पुला। ओके, तो इस तरह आप लिखेंगे एम्पुला,
फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में किया जाता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यूट्रस में निषेचन होता, कुछ सोचते हैं कि वेजाइना में इसका निषेचन होता, फर्टिलाइजेशन होता। ठीक है, नहीं, ये क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखिए पहली बात तो समझो कि निषेचन क्या होता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पहली बात ये समझना है। देखिए जैसे कि स्पर्म गया, ठीक है, जैसे कि क्या होता है, मान लो कि ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से मान लो बायोवेजाइनल सर्विस काटते हुए यहाँ से स्पर्म गया, स्पर्म जाके कहाँ पर मैच करेगा, जाके मिलेगा, जाके ये जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ओवम निकलता है, ओवम क्या करेगा, यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर ये आपस में मिल जाएंगे उसी को फर्टिलाइजेशन प्लेस कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन प्लेस। तो आप इस तरह ध्यान रखेंगे कि इसी को फर्टिलाइजेशन प्लेस कहा जाता है। ओके, यहाँ ये इसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, और फैलोपियन टाइप के यहाँ पर एम्पुला में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी को निषेचन कहा जाता है, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये होता क्या है फैलोपियन ट्यूब में, तो आपको पता चल गया होगा कि फैलोपियन ट्यूब, आपको पता है ये जनरली इस तरह यूट्रस बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इस तरह है, इसे फैलोपियन, ये ट्यूब कहा जाता है। ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, ये वाला ट्यूब, ठीक है, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसके एम्पुला के पार्ट में इसका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ओवम जो एग्स होते हैं और जो स्पर्म होते हैं आपस में मिल जाते हैं, इसी को फर्टिलाइज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 9, क्वेश्चन नंबर आप 9 पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे। योनि का पीएच लगभग होता है, आपको बताना है कितना होता है। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेटली द पीएच ऑफ द वेजाइना। क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 3.5 से 4.5। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के अंतर्गत लिया गया है। तो जो वेजाइना का जो पीएच होगा, अब अगर आपसे बात की जाए, ये जैसे 3.5 से 4.5 लिखा हुआ है, ठीक है, 3.5 टू 4.5, अगर ये पूछा जाए कि ये कैसा होगा, इसके जो प्रकृति होगी कैसी होगी, तो ये अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। ठीक है, ना कि क्षारीय। देखिए जो चीज़ें 7 से ऊपर होती हैं उसको क्षारीय कहा जाता है। जिनका पीएच वैल्यू, जो भी अंक 7 से नीचे लिखे जाते हैं उनको अम्लीय कहा जाता है। जैसे कि 5 आपसे पूछेगा, 5 नंबर किसी का पीएच है तो ये अम्लीय है कि क्षारीय, तो आप बताएंगे ये अम्लीय है। अगर कोई पूछेगा 1 लिखा है, 2 लिखा है, किसी भी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसका पीएच 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो आप कहेंगे ये अम्लीय है। ठीक है, तो आप यहीं से समझ लेना, आपको पीएच वैल्यू ध्यान रखेंगे 3.5 से 4.5, तो आप जान जाएंगे ये अम्लीय है। ठीक है, 7 वाला जो होता है, 7 वाला क्या कहलाता है, ये जिसका 7 होता है ये न्यूट्रल कहलाता है। जैसे कि ये जो पानी होता है वाटर्स होता है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, द वेजाइनल पीएच वैल्यू इज अबाउट द 3.8 टू 4.5। यहाँ पर 3.8 से 4.5 तक डिफाइन किया गया, लेकिन आप ये वाला ध्यान रखेंगे, और ये लगभग दोनों एक दूसरे के इक्वल टू हैं। ठीक है, लगभग तो आप देख लेंगे 3.5 लिखा है, ये 4.5 लिखा है, बाकी बातें वही हैं। ठीक है, और ये लिखा है विच मीन, ये क्या है, इसका मतलब एसिडिक है। ठीक है, ये कैसा है, एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय। अम्लीय का मतलब 7 से कम जिसका पीएच होगा वो अम्लीय कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आप 10वां पढ़ें। यहाँ पर पूछा गया है, मनुष्य में वीर सीमेन का पीएच मान होता है, पीएच होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सीमेन इन मैन। क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करके बताएं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन ए, ये 6.5 से 7 तक लिया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखें यहाँ पर 7 लिया गया, ऑप्शन में थोड़ा वेरिएट है, ये 7.4 तक लिखा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना 6.5 से 7 भी लिखा हो तब भी राइट आंसर माना जाएगा आपका, जो कि मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए होगा। अगर जैसा लिखा गया ऐसा मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप इतना याद रखेंगे 6.5 से 6.5 से 7.5 तक। ठीक है, 6.5 से ये लिखा है 7.4 तक ये माना जाता है। ठीक है, इसी के बीच वाला आंसर सही होगा। हो सकता है 7.2 लिखा हो। ठीक है, 8 तक लिया जाता है, रेंज में टोटल कितना लिया जाता है, 8 तक लिया जाता है। ओके, 6.5 से जो लिया जाता है 7.8 तक लिया जाता है। ज़्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे बेस्ट लिखा हुआ है, ये लिखा है ऑप्शन में। जो सबसे बेस्ट होता है वो मैं उसे ऑप्शन में ले लेता हूँ, बाकी ये रेंज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 4.5 से मतलब 5.5 से, ठीक है, 6.5 से, तो आप मान लेंगे कि हाँ यही राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन आप देख लें, अगर देखना चाहते हैं दोबारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख सकते हैं सीमियल, ये क्या लिखा है, सीमिनल फ्लूइड इज द स्लाइटली एल्केलिन। क्या लिखा है, एल्केलिन। ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, क्योंकि 6.5 के बाद ऊपर चला गया ना, 7 तक चला गया, 7.8 तक चला जाता है। 7 के बाद कुछ भी चला जाएगा, थोड़ा सा लिखा स्लाइटली का मतलब क्या है, हल्का सा क्षारीय होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आप 11 पढ़ें फिर आंसर बताएं।
शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, आपको बताना है किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। क्या होगा राइट आंसर इसका, कमेंट करें जो भी राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एस्प्लीन को कहा जाता है, किसे, हिंदी में से प्लीहा कहा जाता है। क्या, कभी कभी प्लीहा ना लिख के स्प्लीन इस तरह लिख दिया जाता है, ठीक है, एस्प्लीन, तो घबराना नहीं, इसी तरह स्प्लीन की स्पेलिंग याद रखो आप। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को ले जा सकता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन कैन वन मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन कैरी। ओके, क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 4 अणुओं को ले जा सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जा सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें फिर आंसर बताएं। विटामिन कहाँ संग्रहित रहते हैं, फेयर आर द विटामिन स्टोर्ड। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है, जो बेस्ट आंसर हो वो बताएंगे आप, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, लीवर कहेंगे, यकृत कहेंगे, जिगर कहेंगे, ठीक है। विटामिन यहीं पर ज़्यादातर स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से विटामिन स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो फैट सेल्यूबल विटामिन क्या होते हैं यहाँ पर स्टोर रहते हैं, हिंदी में कहेंगे इसे वसा। कैसे, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर स्टोर रहते हैं, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ADE के होते हैं। कौन कौन से, ADE के, ये 4 विटामिन ध्यान रखेंगे, वसा में घुलनशील हैं, फैट सेल्यूबल विटामिन हैं, इट स्टोर इन लीवर्स। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं 1-2 पॉइंट और लिखे गए हैं। अगर बाय द वे ऑल ऑफ दी में आंसर मिले तो इस तरह मार्क करेंगे। ये फैट सेल्यूबल विटामिन से स्टोर होते हैं, ये लीवर में मोस्टली, फिर इसके बाद फैटी टिश्यू आपकी बॉडी के और मसल्स में भी स्टोर होते हैं। देखिए विटामिन कहाँ कहाँ स्टोर होंगे, देखिए जाहिर सी बात है फैट सोल्यूबल विटामिन हो तो फैट टिश्यू में तो मतलब फैटी टिश्यू में तो स्टोर होंगे। फैटी टिश्यू का मतलब कहेंगे तो हम, अगर सबक्यूटेनियस लिखा हो तब भी राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है, क्या, सबक्यूटेनियस। अब मेन बातें ध्यान रखोगे, ध्यान क्या करना है, रखना क्या है आपको, फैट सोल्यूबल विटामिन है तो फैटी टिश्यू में पाए जाएंगे, फैटी टिश्यू को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। लीवर में पाए जाएंगे, फैटी टिश्यू में पाए जाएंगे, वसी ऊतक में पाए जाएंगे, मसल्स पाए जाएंगे। अगर ऑप्शन डी में लिखा हो वो क्या ऊपर हो तो सभी में, अगर ये ऑप्शन में दिए जाएँ, ए में ये हो, बी में ये हो, सी में ये हो, ठीक है, इन्हीं में से कोई भी हो सकता है, ABC में ऑल ऑफ दी आंसर सही माना जाएगा अगर ये सारे दिए जाएंगे। लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो लीवर को लेके पूछा जा चुका है, जैसे कि मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें, राइट आंसर बताएं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन, ये मेडिकल कॉलेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाल ही के NHM में बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर बताना है आपको। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, आपको बताना है कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मई 1820 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। ओके, अगर पूछा जाए कहाँ हुआ तो आप लिख लें इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो ध्यान रखेंगे, इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। किन्हें, इन्हें मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, ठीक है। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, आप कहेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। जन्म कब हुआ था, 12 मई 1820 को। 12 मई इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये सारे पॉइंट ध्यान रखो कि एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वही पॉइंट मेंशन किए गए हैं, जन्म 12 मई 1820 को, 1820, और प्लेस यहाँ पर इटली लिखा गया है, इटली आप इस तरह लिख लेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर पढ़ें फिर आंसर बताएं। 1 टेबल स्पून, TSP कहा जाता है, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, बताएं जो भी राइट आंसर है यहाँ पर। 1 टेबल स्पून कितने के बराबर होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 15 ml के बराबर होता है, 15 ml के बराबर होता है, ठीक है। एग्जाम्स में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि 2 टेबल स्पून, ठीक है, ये TSP का मतलब होता है टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून कितने के बराबर होंगे, देखिए एक आपको पता है 15 के बराबर होता है, 15 के इक्वल टू होता है, तो 2 कितने के होंगे, तो 15 दूना 30, 15 टू जा 30। ओके, तो आप इस तरह धरेंगे 2 टीस्पून, सॉरी टेबल स्पून ध्यान रखें, टी स्पून नहीं, टेबल स्पून है यहाँ पर। ओके, 1 टेबल स्पून 15 के बराबर है, तो 2 कितने के होंगे, 15 का डबल करेंगे 30 के होंगे। इसी प्रकार से 4 का पूछा जाए, 5 का पूछा जाए, आप निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे पूछे गए क्वेश्चन है उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 16। यहाँ पर है 1 टीस्पून, ये देखो टेबल स्पून नहीं लिखा है, यहाँ पर टी स्पून लिखा है, ये वाला टी। ओके, टी स्पून लिखा हुआ है, आप इस तरह लिख सकते हैं हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश में, इंग्लिश की जगह पर इस तरह हिंदी। बराबर है, आपको बताना है किसके बराबर है, क्या है राइट आंसर इसका,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 5 ml। 5 ml के बराबर है 1 टीस्पून। एग्जाम्स में देखिए CH एग्जाम्स में पूछा गया था क्वेश्चन कि 5 टीस्पून कितने 5 टीस्पून लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये कितने ml के बराबर होगा, तो कितने के होगा, देखिए एक होता 5 के, और 5 कितने होंगे, 5 × 5, एक होगा 5 के बराबर, और 5 पूछा जाएगा तो 5 × 5 पचम 25 है, 5 5 जा 25। इस तरह ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा, 25 ml के बराबर होगा। अगर पूछा जाएगा कि 5 चाय वाले चम्मच कितने ml के बराबर होते, तो आप ध्यान रखेंगे कितने के होंगे, 25 के बराबर होंगे। एक कितने के बराबर होता है, एक चाय वाला चम्मच, वो होता है 5 ml के बराबर। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए एग्जाम्स में, ठीक है, CHO एग्जाम्स में भी और स्टाफ नर्स के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 17 नंबर। राइबोफ्लेविन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, फेयर इज द राइबोफ्लेविन मेड इन द बॉडी। क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करके बताएं जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। संभावित आंसर जरूर मार्क किया करें, तुक्का भी मारने की कोशिश किया करें, इससे आपका तुक्का भी मजबूत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। आपको पता है राइबोफ्लेविन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका निर्माण होता है, या यूँ कहें कि यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ये राइट होगा डी। ओके, अब राइबोफ्लेविन किसे कहा जाता है, वो कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी होता है। एक बार PCS में क्वेश्चन पूछा गया था कौन से विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना विटामिन बी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। ये बात यहाँ से क्लियर होती है, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये लिखा है राइबोफ्लेविन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, आप बता रहे छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो PCS में क्वेश्चन पूछा गया था कौन से विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो इसका होता है किसका, ये वाला विटामिन बी। ओके, लेकिन यहाँ पर जनरली अगर स्पेशली बात करेंगे तो B2 ध्यान रखोगे, क्योंकि ये B2 विटामिन है ना। राइबोफ्लेविन का जो ये क्या नाम नेम है विटामिन से, कौन सा विटामिन से, ये B2 विटामिन से, या B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा गया है आपके लिए, मोस्ट राइबोफ्लेविन इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में। ओके, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आप 18 नंबर पढ़ें फिर आंसर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पे है, पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। पर्नीशियस एनीमिया इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये पर्नीशियस एनीमिया क्या है, राइट आंसर होगा। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, ऑप्शन डी विटामिन B12 की कमी के कारण हो जाता है। ओके, मेगाब्लास्टिक एनीमिया पूछा जाएगा तभी राइट आंसर आपका विटामिन B12 ही माना जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक दो पॉइंट लिखे गए, इन्हें समझ लें आप। देखिए ऑप्शन में हमने फॉलिक एसिड नहीं मेंशन किया है, आइदर द ये लिखा है सॉरी आइदर लैक ऑफ द विटामिन B12 और द लैक ऑफ द फोलेट। फोलेट का मतलब विटामिन B9, ठीक है। काज द टाइप ऑफ द एनीमिया कॉल्ड मेगाब्लास्टिक एनीमिया, इसी को पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। ओके, तो आप ध्यान रखना अगर विटामिन B12 ना मेंशन किया जाए तो फॉलिक एसिड से आप काम चला लेंगे, या फोलेट लिखा होगा, ठीक है, फोलेट लिखा होगा या फॉलिक एसिड लिखा होगा, पर्नीशियस एनीमिया के लिए और ब्लास्टिक मेगाब्लास्टिक एनीमिया के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। तब माना जाएगा जब विटामिन B12 ना दिया जाए ऑप्शन में, ठीक है। मोस्टली वो ऐसा वो बेवकूफ़ी करते नहीं, हमेशा ये दे देते हैं ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार परीक्षाएं कई देख चुका हूँ और कई बार एनालिसिस किया, वो लोग विटामिन B12 भी देते हैं, इसी को राइट आंसर मानते हैं। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ना दिया हो तब काम चलाएंगे फॉलेट से। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें फिर आंसर बताएं। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सोल्युबल विटामिन्स। क्या है राइट आंसर इसका, वाटर सोल्युबल। आपको पता होगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, कई बार जिक्र कर चुका हूं और कई बार बता भी चुका हूं आपको कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सी विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। दो बातें ध्यान रखोगे, BC एग्जाम्स में एक बार लिखा था कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील, ऐसे लिखा था CB, और मोस्टली स्टूडेंट को याद कर दिया जाता है BC, तो वो लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ आ गया। ध्यान रखें आप, ये विटामिन C का उल्लेख करता है, विटामिन B का उल्लेख करता है। CB लिखा हो या BC लिखा हो, ठीक है, ठीक है, CB लिखा हो या BC लिखा हो, दोनों पे आप कमांड रखेंगे B एंड C, विटामिन C एंड B, और इसको कभी कभी लिखा जाए BC, तो विटामिन B एंड C। ऑप्शन में केवल एक दिया गया तो आप यहाँ से काम चला लोगे। ADE के क्या है, जल में वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन से विटामिन हमारे शरीर में स्टोर्ड नहीं होते, ठीक है, इनकी हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है, नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी।
वो होते हैं बी सी, ठीक है, सी बी कहेंगे। विटामिन बी और सी हमारी बॉडी में लंबे समय तक स्टोर नहीं रहते, ठीक है, हमें इन्हें डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे बी और सी, मतलब जल में घुलनशील। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं वही क्वेश्चन बात करता हूँ आपसे, जो मेरे वर्ड्स होते हैं आप इन पर फोकस किया करें। मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैं डेली इतनी क्लासेस लेता हूँ, मुझे सब पता रहता है, रटा रहता है, याद रहता है सब कुछ। ओके, तो आप ज़्यादा शक ना किया करें, जो बात बताता है उस पर फोकस किया करें। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें। यह लिखा है बेटॉट स्पॉट निम्न में से किसकी कमी के कारण हो जाता है? बेटॉट स्पॉट आर कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है राइट आंसर? आप बाइटॉट स्पॉट आर द कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सी विटामिन के कारण बाइटॉट स्पॉट हो जाता है। एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, 3-4 बार मेरी जानकारी में पूछा गया और कई बार पूछा जाए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये विटामिन ए होगा, ठीक है। बाइटॉट स्पॉट जो हो जाता है ये विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ओके, विटामिन ए। एक दो पॉइंट और ध्यान रखेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, क्या ध्यान रखेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस, एन बी, नाइट ब्लाइंडनेस। एक होता है जीरोफेथैल्मिया, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। और जो तगड़ी बीमारी है जो बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, केरोटोमलेशिया, क्या लिखा है? क्रेटो मलेशिया लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21, यहाँ पर पूछा गया भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विच डिसीज कैन काज्ड बाय लैक ऑफ द प्रोटीन इन द डाइट। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा डिसीज बीमारी हो सकती है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्वेसरकर हो सकता है, ठीक है। क्वेसरकर डिसीज हो जाता है अगर एनर्जी प्लस प्रोटीन पूछेगा तो आप रेसमस बताएंगे, ऑप्शन सी में मेंशन किया गया, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ें फिर आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? हाउ मच एनर्जी डज 1 ग्राम फैट 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड। 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है? क्या होगा एप्रोप्रिएट आंसर? ऑप्शन देख के बताएंगे आप, जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। इसका राइट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर KL लिखा जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 9 किलो, ना कि 9 किलो कैलोरी, ठीक है। यहाँ पर अगर KL लिख देंगे तो राइट आंसर ये भी गलत होगा, ठीक है। राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन सी जो मैंने बताया आपको, ठीक है। 9 किलो 9 CL, 9 अगर KACL लिखा हो, इस तरह लिखा हो अगर 9 KCAL, ये भाई गलत है, ठीक है, ये गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? 9CL, 9 कैलोरी मिलता है 1 ग्राम वसा में, ना कि किलो कैलोरी, ओके, वो गलत होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 23, जानवरों के साथ यौन क्रिया। क्वेश्चन पढ़ ले, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जानवरों के साथ यौन क्रिया में लिप्त रहना क्या कहलाता है? इंक्लूडिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी विद द एनिमल्स इज कॉल्ड। जानवरों के साथ, ओके। कई बार ऐसा देखा जाता है, कई केसेस जैसे सामने आते हैं, जानवरों के साथ कुछ लोग लिप्त पाए जाते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हुए, तो आपको बताना है उसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये जूफीलिया कहलाता है, ये पैराफीलिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पैराफीलिया के अंतर्गत इस वर्ड को डिफाइन किया जाता है, लेकिन आप सेम टू सेम वर्ड ध्यान रखेंगे, जूफीलिया कहलाता है, ठीक है। एक वर्ड नीचे लिखा गया है सिनोनिम से इसका, आप इसे समझ लें आप, ठीक है। कुछ वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए जूफिलिया जो पैराफिलिया, क्या है? एक तरह का पैराफिलिया। पैराफिलिया एक वर्ड है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज से सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है, इन्वॉल्विंग द सेक्सुअल फिक्सेशन ऑन द नॉन ह्यूमन या एनिमल से करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? ह्यूमन होगा, एनिमल से सेक्स करेगा, मेल हो या फीमेल, ठीक है, मेल हो या फीमेल। मेल होगा किसी जानवर के साथ ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है, उसे जूफिलिया वर्ड कहेंगे, ठीक है, जूफिलिया डिफाइन करेगा। अगर फीमेल किसी भी जानवर से के साथ ऐसा एक्टिविटी करती है उसे भी जूफिलिया कहेंगे, ठीक है। इसमें केवल मेल ही जिम्मेदार नहीं होते, दोनों हो सकते हैं मे भी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, नोट करके ध्यान रखें, ये लिखा है बेस्टिलिटी इज अ वर्ड डिस्क्राइबिंग द सेक्स बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनिमल्स। बेस्टिलिटी एक वर्ड है जो मनुष्य और पशुओं के बीच सेक्स संबंध को दर्शाता है, ठीक है। बेस्टिलिटी ये वर्ड ही लिख लेंगे और ये पूरा टर्म से लिख लो आप, ठीक है, याद रहेगा। अगर हिंदी में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, मनुष्य और जानवरों के बीच यौन क्रिया को बेस्टिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस्टिलिटी कहा जाता है, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं बेस्टिलिटी कहा जाता है, ओके। आप इसे स्पेलिंग ध्यान रखें, ये वर्ड जो मेंशन किया गया बेस्टिलिटी का जो मतलब है देखें, दोबारा मेंशन किया गया, बेस्टिलिटी इज अ
क्रॉस स्पीस सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन द ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन्स, मतलब एनिमल्स के साथ। इसका मतलब होगा एनिमल्स और ह्यूमन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करना ही बेस्टियलिटी कहेगा या जूफिलिया कहलाता है। ये वर्ड लगभग लगभग एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कुछ विद्वान इस पर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना। बेस्टियलिटी और ये जो जूफिलिया, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मनुष्य होगा या ह्यूमन्स होगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, एनिमल्स के साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाना ये वर्ड कहलाएगा, ठीक है, जूफिलिया। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा गया बच्चे का सामान्य वजन होता है, आपको बताना है कितना होता है नॉर्मल वेट ऑफ द बेबीज। क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करें जो भी राइट आंसर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 2.5 से 3 kg के बीच में, ठीक है। ये सामान्य वजन माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 से 3.5 तक कभी कभी ले लिया जाता है, लेकिन ये बेस्ट आंसर है आपके लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 25। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग होती है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, लेंथ ऑफ अ बेबी इज अबाउट। कितना होता है आपको बताना है, जन्म के समय एक शिशु की लंबाई कितनी होगी। बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर बेस्ट आंसर आपको बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो भी आंसर हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 45 से 51 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेस्ट आंसर है, अप्रोप्रिएट आंसर है एशिया के लिए, ठीक है। एशिया के अंतर्गत अपना इंडिया भी आता है, ठीक है। यहाँ के लोगों की ज़्यादा लंबाई नहीं होती। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ 51, ये तो नॉर्मल वहाँ पर बच्चा पैदा होता है, ठीक है। 51 सेंटीमीटर की लंबाई होता है। वहाँ के क्या होते हैं, लोग लंबे होते हैं, ठीक है। हम लोग एशिया में रहते हैं और एशिया में खासकर हम इक्वेटर के पास हैं, तो वायुमंडलीय दबाव होता है, ठीक है। ये थोड़ी बातें अलग की हैं, इतना आप ध्यान रखो। 45 से 51 के बीच वाला राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ऑप्शन सी वाला आंसर ना मेंशन किया जाता, 45 से 51 ना लिखा होता, तब ऑप्शन बी वाला मानते हैं आंसर सही, ठीक है। 50 से 60 सेंटीमीटर तब आंसर हम मान लेते हैं। अगर ना मेंशन किया जाता है 45 से 51 सेंटीमीटर, तो इसलिए राइट आंसर यही होगा। ऑप्शन में मेंशन किया गया, एग्जाम से पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 45 to 51 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, लेंथ होता है बर्थ के टाइम किसी भी बेबी का, ओके, नॉर्मल। यूँ कहेंगे फुल टर्म बेबी के लिए, ये लिखा है द एवरेज लेंथ ऑफ द फुल टर्म बेबी बर्थ कितना होता है 20 इंच, 18 से 20 इंच के बीच माना जाता है। तो आपके 45 से 51 के बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन दिया जाए आपसे कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो 50 सेंटीमीटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं या 51 सेंटीमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी एग्जाम से पूछा जाता है रेंज पूछी जाती है ये वाला, ओके। ना दिया होगा तो 50 से 60 सेंटीमीटर आप मार्क करोगे एग्जाम्स में आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 26, पढ़ें फिर आंसर बताएं। ये लिखा है टॉडलर किस आयु समूह को कहा जाता है, व्हाट एज ग्रुप इज टॉडलर कॉल्ड। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम मिलेंगे। अगर यहाँ से नहीं फंसेंगे तो समझ लो निरर्थक है ज़िंदगी, कहीं से किसी भी चैनल से फंसने वाले नहीं क्वेश्चन, ठीक है। जितना पढ़ाता हूँ ये सभी सर्टिफाइड डाटा होता है, बताना है आपको आंसर क्या होगा, बाकी बातें बाद में। ये लिखा है टॉडलर किस आयु समूह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी, 1 से 3 साल के बच्चों को टॉडलर एज ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी वर्ड ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ें। ये लिखा है एक बच्चे में स्थायी दांतों का उगना या फटना किस उम्र में शुरू होता है। इन अ चाइल्ड एरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ। कौन सी उम्र में, कौन सी एज में बच्चों में परमानेंट टीथ निकलने लगते हैं, उगने लगते हैं या फटने लगते हैं। फटने का मतलब होता है एमर्ज होते हैं, ठीक है, अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, अपीयर होने लगते हैं, मतलब दिखने लगते हैं। क्या है राइट आंसर? परमानेंट टीथ। अप्रोप्रिएट आंसर इसका जो होगा सबसे मोस्ट मतलब अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन भी, दिए गए ऑप्शन के अनुसार 6 से 7 साल में, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, एक बार एग्जाम्स में पूछा गया था, बाकी बहुत दूर के ऑप्शन लिखे थे, 7 से 8 साल में परमानेंट टीथ निकल आते हैं स्टूडेंट में, बच्चों में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे 7 से 8 लिखा होगा या 6 से 7 साल लिखा होगा, दोनों आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछा गया था और ये भी पूछा गया है। तो दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे, 7 से 8 लिखा होगा। दोनों में से कभी एक साथ नहीं दिए जाते, दोनों नहीं दिए जाते, हरगिज नहीं दिए जाते, ठीक है। आप यही ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 6 से 7 साल में परमानेंट टीथ निकलेंगे या 7 से 8 साल, ओके, ये अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 28। यहाँ पर पूछा गया मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर मिशन इंद्रधनुष वाज स्टार्टेड। इसका जो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 2014, 2014, ठीक है। 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। अगर डेट की बात करें तो 25 दिसंबर था, ओके, दिसंबर, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ें फिर आंसर बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया और न जाने कितने एग्जाम्स में। ये लिखा है पॉक्सो एक्ट कब बना, वेन वाज द पॉक्सो एक्ट फॉर्म्ड। क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करके बताएं जो भी राइट आंसर है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है 2012 में बना था। कब बना था, 2012 में पॉक्सो एक्ट। अब पहला इसके बारे में थोड़ा स्टोरी समझ लें है क्या ये, ठीक है। जब ये बच्चों पर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के केसेज क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है, क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे थे, तब उस समय ये मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा इसे सजेशन किया गया था। आफ्टर डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे पास किया गया। ये काफ़ी बहुमत के साथ पॉक्सो एक्ट पास हुआ था लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से, ठीक है। तो कानून बन चुका है। ये कब बना था, 2012 में बना था। इसमें खासकर बच्चों के प्रति जैसे यौन शोषण होता है, बच्चों के साथ जैसे कि यौन शोषण होता है, ठीक है, उसके खिलाफ इसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं, बहुत सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है पॉक्सो एक्ट, ठीक है। आपने हमेशा न्यूज़पेपर में ज़्यादातर सुनते होंगे इस एक्ट के बारे में कि उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया, ऐसा चीज़ आया, पॉक्सो एक्ट के सजा तहत इनको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी खतरनाक एक्ट है, फिर भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, क्राइम तो बढ़ ही रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये एक्ट आपको ध्यान रखना है, ये खासकर चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के तहत, ओके, उनके साथ जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो इसके तहत सजा दी जाती है। लेकिन पॉक्सो इसका मतलब होता है द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज, मतलब जो सेक्सुअल ऑफेंसेज अपराध होते हैं बच्चों को उनसे सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। किसमें, पॉक्सो एक्ट में, POCSO, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, ये पूरा नाम याद रखोगे, एक्ट की स्पेलिंग ACT, ओके, ये पूरा फुल फॉर्म याद रखोगे, द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज। शुरू कब किया गया था, 2012 में। किस लिए शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था जो बच्चों में यौन शोषण के जो अपराध फैल रहे हैं ना, हिंदी में आप यही लिखेंगे जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, बच्चों में जो यौन शोषण के अपराध फैल रहे हैं, इसको रोकने के लिए 2012 में ये कानून बना था। नेक्स्ट एक पॉइंट सेम टू सेम मैच करता हुआ, लेकिन अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती होगी तो आप जान पाएंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सेम टू सेम होते हैं लेकिन थोड़ा डिफाइन किया गया यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया और ना भी किया गया, मतलब हर एक तरह से हर एक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया। ये 2015 में शामिल किया गया था। इसमें स्पेशली बच्चों के प्रति सोशल यौन शोषण को इंक्लूड किया गया। किसमें, इसमें पॉक्सो एक्ट में, इसके तहत सजा दी जाती है या ये प्रावधान किया गया है। जुवेनाइल, ये लिखा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल का मतलब होता है जो एडोलसेंट, मतलब एडोलसेंट जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए, ये वर्ड ही ध्यान रखोगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये 2015 में बना था। इसमें बच्चों को प्रोटेक्शन या केयर प्रोवाइड की जाती है हर तरह की, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 30 नंबर पढ़ें फिर आंसर बताएं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, फिर वाज द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्टार्टेड। क्या है राइट आंसर इसका, कमेंट करें जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 2013 में शुरू किया गया था, ओके, 2013 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब एक बात ध्यान रखो, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश ना करना। जब भी ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, CHO एग्जाम्स में, NHM में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो ट्रांसलेशन होगा सेम टू सेम जैसा कि मैंने किया है। क्या, राष्ट्रीय ऐसे लिखा होगा, बाल लिखा होगा, स्वास्थ्य लिखा होगा और कार्यक्रम लिखा होगा, ओके, इस तरह वर्ड लिखा होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 2013 इसका राइट आंसर है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इस तरह याद रखेंगे ये वर्ड, ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए दोनों हैं, अपने हिसाब से पढ़ लेना आप, ठीक है। लेकिन आप इसे ये ना कहे ना नेशनल चिल्ड्रेन ऐसा करके नहीं होगा, वर्ड जैसा लिखा है सेम टू सेम आप याद रखोगे, ओके। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, आप इन्हें समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एज ग्रुप भी पूछा जाता है, वो चीज़ ध्यान रखिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये लिखा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसा लिखा गया इसी तरह याद रखोगे। लॉन्च किया गया था फरवरी 2013 में अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। किसे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कब लॉन्च किया गया था, फरवरी 2013 में। जो हिंदी में बोला आप उसे लिख लोगे, ठीक है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू स्क्रीन द मैनेज द चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स of age for the defect at the birth, deficiencies, disease and development delays and including the disabilities। देखिए इसमें बताया क्या गया है,
मेन बातें अब लिखोगे जो मैं आप बात करता हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में शुरू किया गया, फरवरी, ठीक है। किसके तहत शुरू किया गया? आप लिखोगे एनआरएचएम के तहत शुरू किया गया या एनआरएचएम के अंतर्गत शुरू किया गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया। इसमें जो एज ग्रुप है कितने साल के बच्चों को लिया गया है? जन्म से 18 साल तक के बच्चों को लिया गया है। इसमें मेल फीमेल नहीं डिफाइन किया गया, इसका मतलब दोनों के लिए है, ठीक है, मतलब दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है और जन्म से 18 साल के बच्चों के लिए इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है या योजनाएं, इस योजना का जो लाभ होता है वो जन्म से 18 साल तक के बालक बालिकाओं को मिलता है। जैसे कि कुछ यहाँ पर लिखा है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे डिफेक्ट एट द बर्थ, कुछ बच्चे होते हैं जन्म के साथ ही विकलांग होते हैं, डिफिशेंसी होती है, कुछ बीमारी होती है, डेवलपमेंट डिले होती है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, उसको इसमें क्या होता है सहायता दी जाती है, सहायता प्रोवाइड की जाती है या उनका केयर टेकिंग की जाती है, ओके, केयर टेकिंग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो पॉइंट बताए उन्हें लिख लेना, ओके। ज़्यादा वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है मेरे को भी, ठीक है। तो ये आप समझे होंगे, जितने भी पॉइंट बताए गए सारे इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के दृष्टि से, और इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करना और ये याद रखना ये सभी पॉइंट जितने आपको बताए गए, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सफलता के आप उतने ही करीब होगे, ठीक है। पढ़ो और प्रैक्टिस करो, जितना भी डाटा मैं पढ़ाता हूँ सारा सर्टिफाइड होता है 100%, किसी भी तरह आपको डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप बेहिचक मैसेज करें, नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आप पूछ सकते हैं कि फला का आंसर क्या होगा, टाइम मिलने पर ही जवाब दिया जाएगा, ठीक है।